जय हिंद दोस्तों। 65वीं बीपीएससी 2019 की तैयारी कर रहे हैं आप सभी का मैं इस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 11 में अभिनंदन करता हूं। इसमें हम लोग हमेशा की तरह 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। ये प्रश्न जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं 1 से 7 फरवरी 2019 के बीच का रहने वाला है। चूंकि इसी सप्ताह 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया तो उससे 11 प्रश्न है और 4 प्रश्न बिहार से है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज है, इसीलिए आपके पास एक पेन और पेपर जरूर रहना चाहिए। आपको टाइम ड्यूरेशन दिया ही जा रहा है, आप साथ साथ इसकी मार्किंग करते चले जाएं, आप अपना जवाब भी देते चले जाएंगे पेपर पे और लास्ट में कैलकुलेट करेंगे कि आपको टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो के अपलोड होने के आधे घंटे बाद आपके सामने एक सर्वे रिपोर्ट आएगी, उसमें जरूर भाग लीजिएगा और आप अपना मार्क्स उसमें दर्ज कीजिएगा, आपको कितने मार्क्स आए हैं, ताकि आप खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि बाकी स्टूडेंट जो इस टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे उसके बनिस्पत आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, ताकि आप उसमें सुधार कर सकें और मुझे भी आपके लिए क्वालिटी वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके। इस चैनल पर ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। पढ़े हुए विषय को एग्जाम तक कैसे याद रखें, किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है, रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाएं, एग्जाम सीरीज के तीनों वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं मैं। उसके बाद है रणनीति कैसे बनाएंगे, दैनिक समय सारणी कैसी होनी चाहिए, इसके लिए 4 वीडियो आपको मिलेंगे। 6 महीने की रणनीति, 1 साल की संपूर्ण रणनीति, दैनिक समय सारणी स्टूडेंट्स के लिए जो कि फुल टाइम स्टडी करते हैं, और दैनिक समय सारणी कामकाजी व्यक्ति और गृहिणी के लिए, और साथ साथ में करंट अफेयर टेस्ट सीरीज तो हर एक संडे को आती ही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर सकें। मैं सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ देखना चाहें तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा, वहां पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, अंतरिम बजट के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसे लेखानुदान मांग और मिनी बजट भी कहा जाता है। इसे वोट ऑन डिमांड बजट के रूप में भी जाना जाता है। जिस साल लोकसभा चुनाव होता है उस साल सरकार अंतरिम बजट पेश करती है। इसमें प्रत्यक्ष कर प्रणाली यानी आयकर में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। या ऑप्शन नंबर ई? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसे वोट ऑन डिमांड नहीं बल्कि वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। और इसमें प्रत्यक्ष कर प्रणाली में बदलाव क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसे वित्तीय विधेयक के माध्यम से पारित कराना आवश्यक है, और हम लोग जानते हैं कि अंतरिम बजट उस वित्तीय वर्ष के अंत के बीच के संक्रमणकालीन समय के लिए तैयार किया जाता है जब तक कि नई सरकार बनाई जाती है और अपनी बजट योजना पेश करती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश किया गया, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय नहीं है यह बताना आपको। यही है पीयूष गोयल, तो रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय या ऑप्शन नंबर ई? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिजली मंत्रालय इनके पास नहीं है। बिजली मंत्रालय का प्रभार राजकुमार सिंह के पास है। तो इन्होंने जो बजट पेश किया वो वित्त मंत्री होने के नाते किया, लेकिन वित्त मंत्री तो अरुण जेटली हैं, लेकिन वो बीमार चल रहे थे, इसी वजह से इनको वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और इन्होंने ही अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट 2019-20 में घोषित किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह 75,000 करोड़ की योजना है। 2 हेक्टेयर जमीन तक के किसानों के लिए, मतलब कि 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन जिसके पास होगा उसके लिए योजना है। 3 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए का भुगतान प्रत्येक किसान को किया जाएगा। लगभग 12 करोड़ किसानों को इसका फायदा होगा। ऑप्शन नंबर ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो भुगतान होगा वो 3 महीने के अंतराल पर नहीं बल्कि 4 महीने के अंतराल पर होगा। तो हर एक 4 महीने पर 2-2 हजार दिया जाएगा, मतलब कुल 6,000 रुपए का पेमेंट किया जाएगा। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से ही लागू की गई है। इसका मतलब यह हो गया कि 31 मार्च 2019 तक जब 4 महीना पूरा होगा तो 2,000 रुपये किसानों को मिलेंगे, और यह फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में आएगा, जिसके लिए 20,000 करोड़ का रिवाइज एस्टिमेट दिया गया है, और 2019-20 के लिए तो 75,000 करोड़ का एस्टिमेट दिया ही गया है। अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड के जरिए भारत सरकार ने विभिन्न बैंकों के एनपीए में से अब तक कितने रुपये रिकवर कर लिए हैं? 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए, 5 लाख करोड़ रुपए, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख करोड़ रुपए। तो ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड 2016 का एक व्यापक कानून है
जो सभी व्यक्तियों, कंपनियों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्मों को शामिल करता है। यह भारत में इंसॉल्वेंसी से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों को मजबूत करने और बैंकरप्सी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया गया था। इंसॉल्वेंसी का मतलब व्यक्तियों या निगमों को अपने कर्ज चुकाने में असमर्थता है और बैंकरप्सी मतलब दिवालियापन की कानून की घोषणा है। इसी अंतरिम बजट के अनुसार संगठित क्षेत्र में काम करने वाले और महीने में कितने रुपए तक कमाने वाले लोगों को 7,000 रुपये सालाना बोनस देने का ऐलान किया गया है। 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, 21,000 रुपये। ये ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। उसके साथ साथ जो 60 साल से ज्यादा उम्र वाले मजदूर हैं उसे हर साल 3,000 रुपए की पेंशन भी अब मिलेगी और योजना का नाम है प्रधानमंत्री मानधन योजना। इसके लिए शर्त रखी गई है कि उस मजदूर की इनकम 15,000 रुपये तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और इस योजना से मतलब प्रधानमंत्री मानधन योजना से 10 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा। इसी बजट के अनुसार राष्ट्रीय कामधेनु योजना का बजट कितना रखा गया है? 750 करोड़ रुपया, 1750 करोड़ रुपया, 2750 करोड़ रुपये, 3750 करोड़ रुपये या ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 750 करोड़ रुपये। और इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है। आयोग का नाम रहेगा राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जिसमें गौधन के आनुवांशिक उन्नयन यानी जेनेटिक अपग्रेडेशन को प्राथमिकता दिया जाएगा। अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ग्रेजुएटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। ईएसआई की सीमा 15,000 से 21,000 रुपए की गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया है। 40,000 तक के डिपॉजिट, जैसे कि उदाहरण के रूप में कह सकते हैं इसको फिक्स डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, ब्याज पर टीडीएस नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ग्रेजुएटी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए नहीं बल्कि 20 लाख रुपए की गई है। साथ ही साथ टीडीएस जो कि रेंटल इनकम पे होता था, पहले 1.8 लाख रुपए तक यदि आप रेंट से आपको इनकम मिल रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। इसको बढ़ा करके 2.4 लाख सालाना कर दिया गया है। ईएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ईएसआई का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस होता है ये। अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार कितने लाख तक की सकल आय यानी ग्रॉस इनकम वाले व्यक्तियों को भविष्य निधि और निर्धारित इक्विटी में निवेश करने पर किसी भी कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी? 5 लाख, 5.4 लाख, 5.5 लाख, 6.5 लाख या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6.5 लाख। कैसे होगा ये? क्योंकि हम लोग को पता है कि 1.5 लाख रुपए तक यदि आप पीपीएफ में पैसा जमा कराते हैं, ये पुरानी पॉलिसी है, कोई नई पॉलिसी नहीं है, तो 1.5 लाख रुपए तक यदि आप पीपीएफ में पैसा जमा कराते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा नहीं। और इस बजट में 5 लाख तक की सीमा पर कमाने वालों को टैक्स नहीं भरना होगा। तो कुल मिलाकर के 1.5 लाख और 5 लाख जोड़ दीजिए तो हमारा सही जवाब होगा 6.5 लाख। अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार पशुपालन और मत्स्य पालन दोनों के लिए कर दिया गया है। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 3% की छूट मिलेगी। श्रमिक की मौत पर अब 2.5 लाख रुपए की बजाय 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और मनरेगा का बजट 60,000 करोड़ रुपए रखा गया है। यह ऑप्शन नंबर ई। कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये जो छूट है 3% नहीं बल्कि 2% है। और साथ ही 1.5 करोड़ मछुआरों के लिए एक अलग मंत्रालय का भी गठन किया गया है। अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अगले 5 वर्षों में 2 लाख डिजिटल गांव स्थापित किए जाएंगे। 20वें एम्स की स्थापना हरियाणा में की जाएगी। रक्षा क्षेत्र के लिए बजट का आवंटन 3 लाख करोड़ रुपए होगा। रेलवे के लिए बजट से पूंजी समर्थन यानी कैपिटल सपोर्ट 64,587 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। यह ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 5 सालों में 2 लाख डिजिटल गांव नहीं बल्कि 1 लाख डिजिटल गांव स्थापित किए जाएंगे। बाकी ऑप्शन सही है। और साथ में रेलगाड़ियों की एक नई श्रृंखला जिसका नाम रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाया जाएगा, जिससे कि स्पीड
सुरक्षा और सेवा के मामले में ये विश्व स्तर का अनुभव लोगों को दे सके। अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के आवंटन को 21% बढ़ाकर कितने रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया, यानी पहले से 21% बढ़ा दिया गया, तो अब कितना प्रस्ताव है? 52,166 करोड़ रुपये, 54,166 करोड़ रुपये, 56,166 करोड़ रुपये, या ऑप्शन नंबर डी 58,166 करोड़ रुपये, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसका बजट हो जाएगा 58,166 करोड़ रुपये। तो ये पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन है इस मैप में देख सकते हैं आप। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और सिक्किम, ये है पूर्वोत्तर राज्य। तो आपको बताते चलें साथ में कि असम और अरुणाचल प्रदेश में बोगीबील रेल एवं सड़क पुल जैसी दशकों से अटकी परियोजनाएं पूरी कर दी गई है। सिक्किम में पेंगक्योंग हवाई अड्डे की शुरुआत के साथ ही देश में परिचालन वाले हवाई अड्डों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। तो पूछा जा सकता है कि 100वां एयरपोर्ट भारत का जो कि वर्किंग कंडीशन में है वो कहां का है, तो वो सिक्किम में है, पेंगक्योंग हवाई अड्डा। दोस्तों ये बजट से रिलेटेड इतना ही काफी नहीं होगा, लेकिन चूंकि आप सितंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो लोकसभा चुनाव के जैसे नतीजे आएंगे फिर पूर्ण बजट पेश होगा, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले करंट अफेयर टेस्ट सीरीज में। और साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा 2018-19 का, उसको भी चर्चा करेंगे। तो बजट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट घोषणा थी वो मैंने कवर कर ली है। बाकी जब पूर्ण बजट आएगा और इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है स्पेशल एक एडिशन भी मैं करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का उससे रिलेटेड लेके आऊं, तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डार्लिंग नदी किस देश में स्थित है? फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये न्यूज में क्यों है, ये देखिए तस्वीर आप। न्यूज में इसलिए है क्योंकि नदी में सूखे के कारण हजारों मछलियां मरी पाई गई है। दीनदयाल अंत्योदय मिशन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी DAYNULM का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचाने के लिए किस उत्सव का शुभारंभ हाल ही में किया गया है? शहरी समृद्धि उत्सव, भारत समृद्धि उत्सव, राष्ट्रीय समृद्धि उत्सव, दीनदयाल समृद्धि उत्सव, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शहरी समृद्धि उत्सव। तो जो NULM है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इस उत्सव के माध्यम से शहरों के स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को राष्ट्रीय स्तर की सरकारी योजनाओं अर्थात स्वच्छ भारत मिशन, अर्बन की बात हो रही है इसमें, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा राष्ट्रीय पोषण मिशन से जोड़ा जा रहा है। मुख्य आकर्षक इसका नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला है नेशनल एग्जीबिशन कम सेल ऑफ SHG प्रोडक्ट्स एंड नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में। भारत के किस नदी में पाए जाने वाली सिंधु नदी डॉल्फिन यानी इंडस रिवर डॉल्फिन्स को हाल ही में पंजाब राज्य का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी स्टेट्स एक्वेटिक एनिमल घोषित किया गया है? नदी का नाम बताना आपको, सतलज, रावी, सिंधु, झेलम, या ऑप्शन नंबर ई। यही है वो सिंधु नदी डॉल्फिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो नदी है ब्यास। वन्य जीव के बारे में प्रांतीय बोर्ड की दूसरी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिंधु डॉल्फिन एक दुर्लभ जलीय जीव है। ताजे पानी के डॉल्फिन में दूसरा सर्वाधिक इंडेंजर्ड प्रजाति है। सिंधु नदी जो पाकिस्तान में है वहां पर उसकी संख्या 1800 है और ब्यास नदी जो कि पंजाब में है इसकी संख्या मात्र 8 से 10 है। तो विश्व में नदी डॉल्फिन की केवल 7 प्रजातियां और उपप्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से सिंधु नदी डॉल्फिन भी एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्यास नदी में पानी के अनियमित बहाव का गंभीर नोटिस लेते हुए 5000 से 6000 क्यूसेक पानी का न्यूनतम बहाव यकीनी बनाने के लिए जल स्रोत विभाग को निर्देश भी दिए गए हैं। डिजिटल सिविलिटी यानी ऑनलाइन शिष्टाचार इंडेक्स में भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। आपको बताना यह है कि यह रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट। तो इस इंडेक्स के अनुसार भारत सहित पूरी दुनिया में इंटरनेट पर अब लोग सुलझे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।
इसमें 18 से 34 साल के लोगों पर 22 देशों में सर्वे कराया गया था और यह स्थान आया भारत का 7वां पोजीशन। ऑनलाइन उत्पीड़न भारत में विश्व के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम होता है। ये अच्छी न्यूज है भारत के लिए। विश्व में जहां 18% ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं, वहीं भारत में यह आंकड़ा महज 10% है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में एशिया एलपीजी सम्मेलन आरंभ किया गया है? ढाका, काठमांडू, नई दिल्ली, मुंबई या ऑप्शन नंबर ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। और इसका आयोजन वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं आप, WLPGA द्वारा प्रमुख भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों जैसे कि इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के सहयोग से 5 से 6 फरवरी 2019 को किया गया था। वर्ष 2019 के लिए विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? ये थीम बताना है आपको। मैं हूं और मैं रहूंगा, आई एम एंड आई विल। हम कर सकते हैं, वी कैन, आई कैन। एक साथ ये मुमकिन है, टुगेदर इट इज पॉसिबल। हमारी सीमाओं के बाहर नहीं है, नॉट बियॉन्ड अस। ये ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैं हूं और मैं रहूंगा, आई एम एंड आई विल। साल 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 3 साल के लिए है ये थीम। विश्व भर में कब मनाया जाता है इसको? 4 फरवरी को मनाया जाता है इसको। और इसकी स्थापना एक एनजीओ है, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ यानी UICC द्वारा की गई है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कैंसर के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और रोग का जल्दी पता लगाने की जरूरत तथा कैंसर के उपचार पर ध्यान केंद्रित करना। इसका उद्देश्य विश्व में प्रत्येक वर्ष लाखों लोगों को कैंसर से होने वाली मृत्यु से बचाना भी है। शरीर में कोशिकाओं के समूह की अनियंत्रित वृद्धि ही कैंसर है। ये कोशिकाएं टिश्यू को प्रभावित करती है। हाल ही में जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ने किसके साथ एक अलग पेमेंट चैनल बनाने की घोषणा की है? चीन, भारत, रूस, ईरान या ऑप्शन नंबर ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ईरान। पेमेंट चैनल इंस्टेक्स, INSTEX, इसको कह सकते हैं इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज के नाम से बनाया गया है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों को बाईपास करके ईरान के साथ व्यापार जारी रखना है। इंस्टेक्स का बेस फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, इसका जो हेडक्वार्टर होगा। जर्मनी के बैंकिंग एक्सपर्ट इसका प्रबंधन करेंगे। यूनाइटेड किंगडम सुपरवाइजरी बोर्ड की अगुवाई करेगा। इन यूरोपीय देशों का कहना है कि उनकी कोशिश अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से कारोबार जारी करने की है। इस पर अमेरिका की ओर से अभी तक तो कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इससे विश्व में ट्रेड वॉर बढ़ सकती है। 4 फरवरी 2019 को कोयला मंत्रालय ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड या ऑप्शन नंबर ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पहले से स्थापित संयुक्त कोयला कार्य समूह के साथ साथ अनुसंधान संस्थाओं और दोनों देशों के बीच कोयला क्षेत्रों में व्यापार और निवेश को बढ़ाने, कोयला से जुड़े ऊर्जा संबंधी मुद्दों खासकर स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी की समझ बढ़ाने और नीतियों, कार्यक्रमों तथा प्रौद्योगिकी के बारे में सूचना के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है, जिसमें विशेष जोर कोयला अन्वेषण और दोहन, अनुसंधान और विकास, तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण पर होगा। यदि आपसे पूछूं कि दुनिया का कोयला प्रोड्यूस करने वाला नंबर 1 कंट्री कौन है, तो यह है चाइना। सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर है अमेरिका और इंडिया है 3rd नंबर पे। चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 5वें नंबर पर इंडोनेशिया आता है। CBI के नए निदेशक का नाम बताइए। अनिल सिन्हा, राकेश अस्थाना, M नागेश्वर राव, ऋषि कुमार शुक्ला या ऑप्शन नंबर ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऋषि कुमार शुक्ला, यही है। और 2 फरवरी 2019 से इनका कार्यकाल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के ये DGP रहे हैं। 2 साल के लिए CBI निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है इनको। और ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है आपको, M नागेश्वर राव, ये आलोक वर्मा के पद से हटाए जाने के बाद इनको बनाया गया था इंटरिम निदेशक के तौर पर। अब फुल डायरेक्टर के रूप में ऋषि कुमार शुक्ला 2 फरवरी 2019 से काम इन्होंने शुरू कर दिया है।
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में 40,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने पनडुब्बियों के स्वदेश में निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? 6, 8, 12, 14 या ऑप्शन नंबर ए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6। तो 31 जनवरी 2019 को यह बैठक हुई थी, तो न्यूज़पेपर में 1 फरवरी को आया है। भारतीय नौसेना के लिए इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 75। इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन यानी एआईपी होगा, जिससे पनडुब्बियां 14 दिन तक जलमग्न रह सकती हैं। इस परियोजना को रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत मंजूरी दी गई है। भारतीय रक्षा निर्माता कंपनी विदेशी कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर इस काम को पूरा करेगी और इस कार्य को पूरा करने में लगभग 10 साल का समय लगेगा। हिंदुकुश हिमालय असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने वाला पेरिस संधि लक्ष्य हासिल हो जाता है तो हिमालय ग्लेशियर का कितना हिस्सा वर्ष 2100 तक पिघल सकता है? 1/4, 1/3, 2/3, 3/4 या ऑप्शन नंबर ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1/3। तो इतना तक यदि सीमित कर देंगे फिर भी 1/3 हिस्सा पिघलेगा। लेकिन यदि हम इसको सीमित करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं तो दुनिया का तीसरा ध्रुव समझे जाने वाले हिमालय ग्लेशियर का 2/3 हिस्सा पिघल सकता है। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के हिमनद इन पहाड़ों में 25 करोड़ लोगों तथा नदी घाटियों में रहने वाले 1.65 अरब अन्य लोगों के लिए अहम जल का स्रोत। यह रिपोर्ट काठमांडू के इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट इन नेपाल द्वारा 4 फरवरी 2019 को प्रकाशित हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने फ्रेंच गुयाना के अंतरिक्ष केंद्र से किस उपग्रह का 5 फरवरी 2019 को सफल प्रक्षेपण किया है? जीसैट 29, जीसैट 30, जीसैट 31, जीसैट 32 या ऑप्शन नंबर ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जीसैट 31। तो यह 40वां संचार उपग्रह है भारत का। रॉकेट एरियन 5 या VA-247 के माध्यम से इसे प्रक्षेपित किया गया है। इनसेट 4CR की यह जगह लेगा जिसे सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह की आयु 15 वर्ष है। इसका इस्तेमाल सहायक वीसैट नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंक्स, डिजिटल उपग्रह समाचार जुटाने, DTH टेलीविजन सेवाओं, सेलुलर बैंक हॉल संपर्क और इस तरह के कई कार्यों में किया जाएगा। यह उपग्रह अपने व्यापक बैंड ट्रांसपोंडर की मदद से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के विशाल समुद्री क्षेत्र के ऊपर संचार की सुविधा के लिए विस्तृत बीम कवरेज देगा। इसका वेट है 2535 किलोग्राम। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अपनी जगह से लगभग 55 किलोमीटर हर साल खिसक रहा है। इसने किस वर्ष इंटरनेशनल डेट लाइन को पार कर लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2017 में। इसका कारण है पृथ्वी के बाहरी कोर में हलचल। हम लोग जान रहे हैं कि ग्रह के कोर में लोहे और निकल का गर्म तरल महासागर है जहां हलचल से विद्युतीय क्षेत्र पैदा होता है। फिलहाल कनाडाई आर्कटिक से बढ़ रहा है, तो अभी का स्थिति है वो कनाडाई आर्कटिक से बढ़ रहा है। लगातार बदल रहे इसके स्थान की वजह से स्मार्टफोन और उपभोक्ता के इस्तेमाल वाले कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपासेज में समस्या आ रही है। विमान एवं नौकाएं भी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर निर्भर रहती हैं, खास करके शिपिंग में अतिरिक्त मदद के लिए। इसके विपरीत चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव उत्तर के मुकाबले बहुत धीमी गति से खिसक रहा है। हाल ही में किसे वर्ष 2017 के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हालांकि ये करंट अफेयर्स था 2018 का, लेकिन सम्मान अभी दिया गया है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन इसका वीरप्पा मोइली, पद्मा सचदेव, शीतांशु यशचंद्र, महाबलेश्वर सैल या ऑप्शन नंबर ई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शीतांशु यशचंद्र। तो ये गुजरात के प्रमुख कवि, नाटककार और विद्वान हैं और इनकी कविता है वखार,
हिंदी में इसको भंडार कह सकते हैं या वेयर हाउस कर सकते हैं अंग्रेजी में। और ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है आपको, वीरप्पा मोइली, इनको 2014 में मिला था। पद्मा सचदेव को 2015 में मिला था। और महाबलेश्वर सैल को 2016 में सरस्वती पुरस्कार सम्मान से नवाजित किया जा चुका है। तो ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है, साहित्य सम्मान है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह कृति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई भी पुस्तक की हो सकती है। इस सम्मान में शाल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। रणजी ट्रॉफी 2018-19 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। केरल, कर्नाटक, सौराष्ट्र, विदर्भ, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विदर्भ ने जीता है। और हराया किसे है? ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र को हराया है 78 रन से। और लगातार इनका ये दूसरा खिताब है। तो अब बिहार के 4 प्रश्न हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। बिहार की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2018-19 के प्लेट ग्रुप में कौन सा स्थान प्राप्त किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। और दूसरा स्थान प्राप्त किया, 40 पॉइंट इसको मिला था। टोटल 9 टीमें थी प्लेट ग्रुप में और हर एक टीमों ने 8-8 मैच खेले। बिहार ने 6 मैच जीते हैं। किसके किसके खिलाफ जीते? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। लेकिन बारिश के कारण पुडुचेरी के साथ जो मैच था वो रद्द हो गया था और बिहार उत्तराखंड से 10 विकेट से हार गया था। तो 2 मैच ऐसा हुआ जिस कारण से बिहार को नुकसान झेलना पड़ा। और प्लेट ग्रुप एक तरह से क्वालिफाइंग ग्रुप है। इसका टॉपर रहा था उत्तराखंड, जिसने कि बिहार को हराया था 10 विकेट से, और वही उसी टीम को क्वार्टर फाइनल में जगह मिली, जो कि फिर विदर्भ से उसको हार का सामना करना पड़ा था। और यह न्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार को रणजी ट्रॉफी में खेलने का 18 साल बाद मौका मिला था। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस अच्छा है बिहार का। बिहार के कृषि विभाग ने गंगा किनारे बसे कितने जिलों में जैविक खेती करने की योजना बनाई है? 6, 7, 8, 9, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 जिलों में। ये जिले कौन कौन है भाई? तो गंगा नदी के किनारे जिले हैं ये: पटना, वैशाली, नालंदा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और भागलपुर। इसके लिए इन जिलों की 15,000 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है और इसमें मनेर से लेकर मोकामा तक गंगा के किनारे की 350 एकड़ जमीन भी शामिल है। इस जमीन पर खेती के लिए कृषि विभाग ने राज्य में जैविक कॉरिडोर बनाया है। विभागीय योजना के अनुसार गंगा किनारे हर किसान को 0.3 एकड़ जमीन पर जैविक खेती करनी है। इसके लिए राज्य सरकार प्रति किसान 8,000 रुपये का अनुदान भी देगी। बिहार में सरकारी क्षेत्र का पहला ट्रॉमा सेंटर किस अस्पताल में खोला जा रहा है? राजवंशी नगर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटना, इंदिरा गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान पटना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना, या पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पटना यानी PMCH, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजवंशी नगर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटना। तो यह ट्रॉमा सेंटर 500 बेड का होने वाला है। इसकी इमरजेंसी 100 बेड की होगी। ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हॉस्पिटल के जो निदेशक हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, इनका कहना है कि राज्य में अब तक सरकारी क्षेत्र में कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। ऐसे में सड़क दुर्घटना के शिकार मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। अंतिम प्रश्न है, बिहार की राज्य सरकार ने 1 किलोवाट की सोलर प्लेट छत पर लगाने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान देने का फैसला किया है? 35%, 45%, 50%, 55%, या ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 55%। सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिए जाने के केंद्र में रखकर 2 फरवरी 2019 को इस योजना का आरंभ बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विद्युत भवन परिसर में किया। खर्च 57,000 रुपया आता है और 45% की राशि खुद लगानी पड़ेगी उपभोक्ताओं को। सोलर प्लेट पर अनुदान हासिल करने के लिए आवेदकों को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा की वेबसाइट पर जाना है और वहीं से ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। तो ये रहा 30 प्रश्न
उम्मीद करता हूं कि ये करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आपको पसंद आया होगा। अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि ज्ञान और लोगों तक बढ़ सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशंस।